नमस्ते। चलिए आज समझते हैं भारत के सबसे ऊंचे पद यानी राष्ट्रपति पद को। और इसे समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। हम इसे दो एंगल से देखेंगे। एक तो वो खाका, वो ब्लूप्रिंट जो हमारे संविधान ने तैयार किया, और दूसरा वो पहले इंसान जिन्होंने इस भूमिका को असल में जिया। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा, एकदम नया नया गणतंत्र, उसका मुखिया कैसा हो? ये सवाल था हमारे संविधान बनाने वालों के सामने। ये सिर्फ एक पोस्ट बनाने की बात नहीं थी। अरे नहीं, ये तो भारत के भविष्य की नींव रखने जैसा था। एक बहुत बड़ा, बहुत अहम फैसला। तो हमारी आज की कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ है खाका यानी हमारा संविधान, और दूसरी तरफ है पहले व्यक्ति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम इन्हीं दोनों धागों को एक साथ बुनकर इस पद की पूरी तस्वीर को समझेंगे। तो आगे क्या क्या होने वाला है, हम समझेंगे कि प्रथम नागरिक होने का मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि ये पद बना कैसे, चुनाव कैसे होता है, इनके पास क्या शक्तियां होती हैं, और आखिर में इनकी विरासत पर भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भारत के प्रथम नागरिक। आखिर इस पद की बुनियाद क्या है? संविधान क्या कहता है? देखिए, संविधान इस बारे में बिल्कुल साफ साफ कहता है। आर्टिकल 52 के मुताबिक भारत का एक राष्ट्रपति होगा ही होगा। मतलब ये कोई ऑप्शनल पोस्ट नहीं है, ये जरूरी है। और फिर आर्टिकल 53 कहता है कि देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब सरकार चलाने की शक्ति, उन्हीं में होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार का हर एक काम, हर एक फैसला राष्ट्रपति के नाम पर ही लिया जाता है। यही बात उन्हें देश का सबसे बड़ा संवैधानिक मुखिया बनाती है। और सोचिए, इस इतने बड़े पद को सबसे पहले किसने संभाला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और मजे की बात यह है कि राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले वो उसी संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसने इस पद को बनाया था। मतलब एक तरह से उन्होंने नियम बनाए भी और फिर उन नियमों को सबसे पहले निभाया भी। कमाल है ना? तो अब सवाल उठता है कि इतने बड़े पद पर कौन बैठ सकता है। चलिए, हमारे दूसरे सेक्शन में यही समझते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस तय की गई। तो कौन बन सकता है राष्ट्रपति? आर्टिकल 58 में 4 सीधी साधी शर्तें दी गई हैं। पहली, भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए ताकि अनुभव और समझ हो। तीसरी, लोकसभा का सदस्य बनने के काबिल होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि उन्हें हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की समझ है। और चौथी, वो किसी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर ना हो, ताकि वो पूरी तरह से निष्पक्ष रह सकें। अब जरा डॉक्टर प्रसाद को इन शर्तों पर तौलकर देखते हैं। क्या वो फिट बैठते थे? बिल्कुल, वो भारत के नागरिक थे। 1950 में उनकी उम्र 65 साल थी, जो 35 से कहीं ज्यादा है। और इतने बड़े नेता होने के नाते वो संसद के लिए भी पूरी तरह क्वालिफाइड थे। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे संविधान की बातें असल जिंदगी में लागू होती हैं। लेकिन सिर्फ क्वालिफिकेशन ही काफी नहीं है। इस पद की असली आत्मा छिपी है उस शपथ में जो राष्ट्रपति लेते हैं। आर्टिकल 60 में जो शपथ दी गई है, उसका एक हिस्सा है, मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में खुद को समर्पित कर दूंगा। बस ये एक लाइन इस पद की पूरी जिम्मेदारी को बयां कर देती है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, पर उन्हें चुनता कौन है? अब आते हैं राष्ट्रपति चुनाव की उस अनोखी प्रक्रिया पर, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि राष्ट्रपति को आम जनता सीधे वोट देकर नहीं चुनती। नहीं, उन्हें एक खास ग्रुप चुनता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। और इस कॉलेज में कौन कौन होता है? संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। याद रखिएगा, सिर्फ चुने हुए सदस्य। अब ये वोटिंग का सिस्टम थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसके पीछे का आइडिया बहुत ही शानदार और सिंपल है। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बीच एक बैलेंस बना रहे, किसी एक का पल्ला भारी ना हो। ये दिखाता है कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी कितनी खूबसूरती से झलकता है। और हमारे डॉक्टर प्रसाद, वो इसी सिस्टम के तहत एक नहीं बल्कि कई बार चुने गए। पहली बार तो उन्हें संविधान सभा ने ही चुन लिया था, लेकिन उसके बाद 1952 और फिर 1957 में बाकायदा चुनाव जीतकर वो दोबारा राष्ट्रपति बने। तो ठीक है, चुनाव हो गया, अब राष्ट्रपति के पास पावर्स क्या क्या होती हैं? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। संविधान ने राष्ट्रपति को बहुत बड़ी और अहम शक्तियां दी हैं। वो हमारी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी,
एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। उनके पास किसी की सजा माफ करने या कम करने की शक्ति होती है। सोचिए, वो कोर्ट के फैसले को भी बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। असल में सरकार का हर बड़ा काम उन्हीं के नाम से होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है। इतनी सारी पावर्स हाथ में होने के बावजूद डॉक्टर प्रसाद ने एक मिसाल कायम की। उन्होंने इस पद को पार्टी पॉलिटिक्स से हमेशा ऊपर रखा। उन्होंने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जहां राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। यही तो हमारे संविधान की असली भावना है। तो इतनी शक्तियों के साथ कोई चेक एंड बैलेंस भी तो होगा। बिल्कुल है। चलिए अब समझते हैं कि राष्ट्रपति की जवाबदेही कैसे तय होती है और उनका कार्यकाल कितना होता है। आमतौर पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। पर क्या हो अगर वो खुद ही संविधान को तोड़ दे? इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है जिसे इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं। ये राष्ट्रपति की पावर पर सबसे बड़ा कंट्रोल है। पर एक बात साफ है, राष्ट्रपति को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ऐसा इसलिए ताकि इस पद की गरिमा और स्थिरता बनी रहे। और देखिए, एक तरफ है ये महाभियोग की इतनी मुश्किल प्रक्रिया और दूसरी तरफ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो पूरे 12 साल तक राष्ट्रपति रहे, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। वो अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 पूरे टर्म्स सर्व किए। ये उनके कार्यकाल की स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? इस पद की और इसके पहले राष्ट्रपति की हमारे लिए क्या विरासत है? चलिए अपने आखिरी हिस्से में इसी पर बात करते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, डॉक्टर प्रसाद का सफ़र साफ दिखता है। 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष बनने से लेकर 1950 में पहले राष्ट्रपति बनने और फिर 52 और 57 में दोबारा चुने जाने तक उनका पूरा करियर हमारे गणतंत्र के शुरुआती सबसे नाजुक सालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चला। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी पद की असली ताकत किस चीज़ में होती है? क्या सिर्फ संविधान में लिखे नियमों में, या फिर उस कुर्सी पर बैठने वाले इंसान के किरदार में? शायद डॉक्टर प्रसाद का जीवन और उनका कार्यकाल हमें यही सिखाता है कि असली ताकत इन दोनों के सही संतुलन में ही है।